नमस्कार दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो 500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज में बना रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार अधिनियम वित्तीय और अन्य उपादानों, लाभों तथा सेवाओं का लक्षित वितरण की नहीं है? जो आधार अधिनियम 2016 है उससे संबंधित क्वेश्चन है। 2018 में ईपीएफओ के पेपर में इसको पूछा गया था। देखिए, केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं। नामांकन के लिए जनांकिकीय एवं जीवमितीय दोनों सूचनाएं देनी पड़ती हैं। इस अधिनियम के तहत नामांकन एवं प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की है। व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का दायित्व है। तो कौन सा गलत है? ए, केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं, ये गलत है। देखिए इसका आंसर एक बार पहले क्वेश्चन को आप समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार अधिनियम 2016 की नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, कोष्टक में देखिए वित्तीय और अन्य उपादानों, लाभों तथा सेवाओं का लक्षित वितरण। तो आपको ध्यान देना, क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझना है। आधार अधिनियम 2016 की विशेषता नहीं है। देखिए इसका आंसर, आधार अधिनियम 2016 में ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक नागरिक जो आवेदन नामांकन की तारीख के पहले से एक वर्ष में 182 दिन भारत में निवास करता है वो आधार नंबर पाने का हकदार होगा। क्या प्रावधान है? मतलब भारत का नागरिक ही नहीं, विदेशी भी अगर अपना पंजीकरण के लिए, आधार पंजीकरण के लिए अगर वो अप्लाई देता है तो एक वर्ष के अंतर्गत 182 दिन वो भारत में निवास करता है तो आधार पाने का हकदार है। साफ साफ लगता है कि ये जो आधार है वो नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक सिर्फ सुविधा पाने के लिए आधार नंबर का है, वो नागरिकता नहीं मानी जाएगी। अगर उसे आधार कार्ड मिल जाता है तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हाल ही में बजट 2020-21 में एस्पिरेशनल इंडिया की घोषणा की गई, ये किससे संबंधित है? एस्पिरेशनल इंडिया भारत में एयरलाइन सेवा में बढ़ोतरी हेतु एमएसएमई सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, कल्याण, पानी और स्वच्छता, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम आदि योजनाओं से, भारत में सड़क निर्माण से। तो जो एस्पिरेशनल इंडिया की जो घोषणा की गई बजट में 2020-21 के बजट में, वह कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर मुख्य तरह केंद्रित थी। इन क्षेत्रों में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रम जो योजनाएं चलाई जाएगी उसको एस्पिरेशनल इंडिया का नाम दिया गया है। आइए देख लो। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु 2 बड़ी योजनाएं किसान रेल और कृषि उड़ान की घोषणा की है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु 2 बड़ी योजनाएं किसान रेल और कृषि उड़ान की घोषणा की है। निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? किसानों के खराब होने वाले उपजों को विशेष रेल तथा विशेष विमान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इस योजना में किसान अपनी उपज को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भेज सकता है। यह योजना किसानों को रेल तथा वायुयान में मुफ्त सफर करने की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसान रेल और कृषि उड़ान अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसके अंतर्गत किसानों को जो उनके उत्पाद हैं, जो शीघ्र खराब होने वाले उत्पादन है, उनके जो उपज है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन तथा एरोप्लेन की व्यवस्था, विमान की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत वो अपनी जो उपज है उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंतर्गत भी बेच सकते हैं
और भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी पीपी के माध्यम से, पीपीपी मॉडल के माध्यम से वो जो ट्रेन चलानी है वो चलाएगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आप ध्यान दीजिए, किससे संबंधित नहीं है, इस योजना के अंतर्गत किसानों को रेल तथा वायुयान में मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है ना। तो इसके अंतर्गत किसानों को रेल तथा वायुयान में मुफ्त सफर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, जो अपना भीम ऐप है, यूपीआई भीम यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम जो राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, है ना। तो भीम ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखिए, ऑप्शन ए, ये मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान सक्षम करने की एक पहल है। भीम एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूपीआई सीधे बैंक के माध्यम से ई भुगतान सुविधा पर आधारित है। ये अन्य एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई एप्लीकेशन और बैंक खातों के साथ अंत प्रचालनीय है। इसके इस्तेमाल में इंटरनेट जरूरी है। डी, भुगतान इंटरफेस यूपीआई आईएमपीएस के बुनियादी ढांचे पर आधारित इंस्टेंट भुगतान प्रणाली है जो आपको तुरंत किसी भी पक्ष को बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, सी इसमें गलत है। भीम ऐप अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इंटरनेट भी वो प्रयोग में लाया जा सकता है। और आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हो बड़ी आसानी से। इसमें सी गलत है। आगे देखिए, देखो जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। 500 से अधिक इंडियन इकोनॉमी के मैं क्वेश्चन इसमें आपको उपलब्ध कराऊंगा। उनको देखिए, उनके टॉपिक को भी आप देखिए। जैसे अभी भीम ऐप आ गया, तो भीम ऐप कब लॉन्च हुआ, किसके द्वारा बनाया गया, क्या क्या इसकी फैसिलिटी है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, अपडेट भी आपको रहना। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसको भी आपको देखना है। हमारे द्वारा तो बताया जाएगा, लेकिन आप भी एक नोट्स बनाइए, उसमें एक एक टॉपिक लिख लीजिए। जैसे भीम ऐप लिख लिया आपने, अब उसी के आधार पर आप चलने दीजिए आगे। कुछ चेंज होता है तो उसके अंतर्गत नोट कीजिए, है ना। आगे आइए, 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा गलत है। देखिए, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये चीज़ें बिल्कुल ही याद होना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सूचकांक हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति की गणना अपने भारत के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WPI CPI द्वारा। बी ऑप्शन, थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, इसमें सेवाओं का सम्मिलित नहीं किया जाता। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं व सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल और केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं दोनों के सूचकांकों को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सामूहिक रूप पर आर्थिक समस्याएं जैसे अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आप यहाँ पे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप भी अपने अंतर्गत अपने मन में देखिए, सोचे कौन से आपके कितने सही निकलते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं, अच्छे क्वेश्चन और ला सकूं आपके लिए, और मुझे भी अंदाज़ा रहे कि स्टूडेंटों का लेवल कितना है। ठीक है, ज़रूर बताइए। निम्नलिखित 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याएं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आय तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। देखिए कौन सा गलत है कौन सा सही, वो देखना एक बार। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रिया जैसे कि एक व्यक्तिगत गृहस्थी की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपको बताना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, उपयुक्त में से कौन सा सही है या सही है सारे, वो आपको ऑप्शन देखने हैं, है ना। एक बार आप देखिए, सामूहिक इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी तरह से क्वेश्चन वो देंगे सामूहिक स्तर पर, और इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल बेसिक ही क्वेश्चन है। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याएं जैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बिल्कुल राइट है। आय तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, ये भी राइट है। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाएं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थी के नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये भी राइट है। देखो, बड़ी समस्याओं को समष्टि अर्थशास्त्र में, छोटी समस्याओं को जो किसी एक या थोड़े से संबंधित हैं, कुछ एक से संबंधित हैं, उनको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सभी सही है, तो ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा, सभी सही हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत का चयन कीजिए। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया। भीम ऐप का निर्माण आरबीआई ने किया। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। विदेशी व्यापार संस्था नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें क्या गलत है? अभी आपने इसके जस्ट एक दो ऊपर क्वेश्चन किया था। भीम ऐप का निर्माण राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया है। तो भीम ऐप का निर्माण आरबीआई ने किया, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, एनपीसीआई द्वारा इसका निर्माण किया गया है। गलत का चयन करें। ईसीजीसी का संबंध निर्यात, वित्त एवं बीमा से है। ईसीजीसी का संबंध निर्यात, वित्त एवं बीमा से है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती हैं। भुगतान संतुलन दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण के अंतर्गत निहित होता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के पहले भारत एक पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था थी। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो आर्थिक सुधार 1991 में लागू किए उसके पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, विदेशी व्यापार बहुत न के बराबर होता था, तो ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो आर्थिक सुधार लागू किए गए 1991 के अंतर्गत मनमोहन सिंह जी द्वारा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत का चयन कीजिए। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य जूट तथा रुई के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। सन 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत दूध पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री के साथ ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। यह श्वेत क्रांति थी। तो सिंपल सी बात है, आप आंसर आपने देख लिया होगा। तो आंसर इसमें बी आता है। जो श्वेत क्रांति थी वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है, पशुपालन विकास से संबंधित है, ना कि जूट रुई उत्पादन से संबंधित। तो इसमें श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य जूट और रुई उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। ये गलत है, ये नहीं था, दूध क्रांति से संबंधित है। बी, गलत का चयन कीजिए। आर्थिक सुधारों की शुरुआत 2001 से हुई। मुद्रा योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसके लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। आप पुराने पेपर देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत 2001 से शुरू हुई, गलत है। 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, 1991 से। आइए देखिए आगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में विभिन्न देशों की रैंकिंग 4 मापदंडों पर आधारित है। आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं बचाव तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। इनकी रैंकिंग कौन निर्धारित करता है? पहली बात तो आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग किन पर आधारित है? 4 मापदंडों पर। आर्थिक भागीदारी पर, अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं बचाव तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इनकी रैंकिंग कौन निर्धारित करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, विश्व व्यापार संगठन। तो इनकी रैंकिंग का निर्धारण विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। देखो 62, पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण वित्तीय आपात की स्थिति भी बन गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में प्रदान की गई 3 प्रकार की आपातकालीन घोषणाओं में से एक है। अन्य राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है और इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है। तो वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा गलत है? वित्तीय आपातकाल अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है, ये गलत है। वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए होता है। ये 1 साल के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है, 6 साल के लिए हो सकता है। एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो संसद से उसे बार बार अनुमोदित नहीं किया जाता। डी ऑप्शन इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी ऑप्शन इसमें आपको ऐसे ही आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर भारतीय रिजर्व बैंक आदेश निकालता है कि आप बैंकों को आदेश देता है कि आप नगद कोष अनुपात में कमी करो,
तो इसका साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी, वृद्धि होती है, स्थिर नहीं रहता, कमी होती है, इनमें से कोई नहीं, तो वृद्धि होती है। आप देखिए, आरबीआई ने बैंकों से कहा कि जो आप 100 रुपये पे 5 रुपये या 10 रुपये मान लो 5 रुपये का लोन नहीं देते, मतलब 95 रुपये का लोन दे सकते हो, 5 रुपये आपको रखना ही पड़ेगा। तो उसमें आरबीआई ने चेंज कर दिया। आरबीआई ने बोला आप 2 रुपये रख लो, तो आप कितने का लोन दोगे? 98 का, 98 रुपये का आप लोन दे सकते हो। तो ये चीज़ करोड़ों अरबों में हो जाती है, तो कितना अधिक टारगेट हो जाता है, कितना अधिक अमाउंट हो जाता है। तो जब बैंकों को नगद कोष अनुपात में कमी की जा रही है, तो उनको साख सर्जन मतलब ऋण देने में सुविधा बढ़ गई, उनके पास पैसा आ गया, तो वो अधिकतम ऋण देंगे। तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से सत्य हैं। भारत सरकार के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान है। रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय टीडी लकड़वाला को दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी बनाया गया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वेणुगोपाल रेड्डी को बनाया गया। सभी सत्य हैं, तो इसके अंतर्गत तीनों सभी सत्य हैं। भारत सरकार के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान है। रोलिंग प्लानिंग अनवरत योजना, जो भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं कर पा रहे थे, तो भारत में कुछ सालों की योजना लागू की गई, उसका श्रेय किससे जाता है? टीडी लकड़वाला को। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेणुगोपाल रेड्डी। सभी सत्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में असत्य हैं। मौद्रिक नीति से संबंधित क्वेश्चन निश्चित हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मौद्रिक नीति के संदर्भ में असत्य हैं। वर्तमान में मौद्रिक व साख नीति द्विमासिक घोषित की जाती है, अर्थात वर्ष में 6 बार, और ज़रूरत पड़ने पर बीच में कभी भी साख नीति और मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत में मौद्रिक नीति के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। एक तो मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना, दूसरा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज उपलब्ध कराना, जिससे ग्रोथ रेट को ऊंचा किया जा सके। मौद्रिक नीति की विवेचना सरकार के कार्यों के संदर्भ में की जाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, ब्याज व ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में मौद्रिक नीति के स्थान पर मौद्रिक व साख नीति पर अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। मौद्रिक नीति की विवेचना सरकार के कार्यों के संदर्भ में नहीं की जाती, बल्कि आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में की जाती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य देखिए, सी ऑप्शन था उसमें। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई द्वारा। और राजकोषीय नीति सरकार द्वारा। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं? उत्पादन की अधिकतम संभव स्थिति को प्राप्त करना, आर्थिक विकास की दर को ऊंचा करना, मूल्य स्थिरता की स्थिति प्राप्त करना, अर्थात मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। एक लेवल पे धीरे धीरे अगर महंगाई बढ़ती है तो अच्छी है, एकदम से बढ़े तो वो गलत है, और बिल्कुल अगर महंगाई नहीं बढ़ती है तो वो भी गलत है। तो कुछ हल्का हल्का महंगाई बढ़ना चाहिए। इकोनॉमी के अंतर्गत ही जब आप पढ़ोगे तो आगे इसको आप समझ जाओगे। आय वेतन के वितरण की असमानता कम करने में मदद करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, भुगतान असंतुलन को कम करना। 66 क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में गलत का चयन कीजिए। आरबीआई के संदर्भ में गलत का चयन कीजिए। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य प्रारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक व साख नीति का
संचालन करता है। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, उर्जित पटेल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य का चयन कीजिए। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। बैंक दर, नगद रिवर्स अनुपात, वैधानिक तरल अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर सभी राजकोषीय नीति के अस्त्र हैं। नई विदेशी व्यापार नीति 2015-20 1 अप्रैल 2015 को जारी की गई थी। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया पर अधिक बल दिया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो इसमें कौन सा है गलत है? ऑप्शन बी गलत है। बैंक दर, नगद रिवर्स अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर सभी राजकोषीय नीति के अस्त्र नहीं है। ये मौद्रिक नीति के अस्त्र हैं जो आरबीआई द्वारा लागू किए जाते हैं। वाई रेड्डी और वेणुगोपाल रेड्डी एक ही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी मौद्रिक नीति के अस्त्र हैं। बैंक दर, नगद रिवर्स अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये किसके द्वारा लागू किए जाते हैं या चेंज किए जाते हैं? आरबीआई द्वारा। मौद्रिक नीति के अस्त्र हैं, इनको बोला जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंजल वक्र, एंजल का उपभोग नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है। इसे एंजल वक्र कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप देखिए और इसे समझने लगता है इस बार इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। एंजल का उपभोग नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है। इसे एंजल वक्र भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला एंजल जर्मनी के एक सांख्यविद थे। आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होती है। मकान तथा कपड़ों पर होने वाला व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन सी सभी सही हैं। इसमें आप देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन एंजल जर्मनी के एक सांख्यिकी थे उन्होंने किया। अब आपकी पेमेंट में वृद्धि होती है, आपकी इनकम में वृद्धि होती है, तो आप भोजन पर होने वाले व्यय में उसमें कमी होगी। जैसे आप 5,000 रुपये कमाते थे, आपकी 10,000 रुपये पेमेंट हो गई और आप भोजन पे 1,000 खर्च करते थे, तो अब आप 2,000 भोजन पे खर्च नहीं करोगे। जिस अनुपात में आपकी पेमेंट वृद्धि हुई है, वेतन वृद्धि हुई है, उस आधार पर आप भोजन पर खर्च नहीं करोगे। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। जिस मकान में आप रहते थे या जहाँ पे आप मकान का किराया उतना ही रहेगा, उस पर आप अधिक व्यय नहीं करोगे। कपड़े भी उतने पहनोगे, अचानक उस पर अधिक व्यय नहीं करोगे। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। जब आप पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर जितना आप खर्च कर रहे थे, तो उस खर्च करने पर आप थोड़ा और खर्च बढ़ा देते हो। अगर आपकी वेतन वृद्धि होता है, आपकी इनकम में वृद्धि हो जाती, तो आप अच्छी शिक्षा लेना चाहोगे, अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग पे आप जाना चाहोगे। स्वास्थ्य भी आप सरकारी हॉस्पिटल में ना दिखा के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओगे। मनोरंजन के साधन आप नॉर्मल मार्केट ना जाके मॉल जाना चाहोगे, है ना। तो सभी सही है। तो आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होती है। एंजल वक्र एक से बताता है। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहता है। और वृद्धि किसमें होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में। आप कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप उस पर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा।
वर्तमान में निजीकरण के संबंध में अधिक चर्चा होती है। निजीकरण के संबंध में असत्य है। ए, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का त्याग करना तथा विभिन्न क्षेत्रों को निजी स्तर पर संचालित करने की अनुमति प्रदान करना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण के अंतर्गत सरकार का सरकारी उपक्रमों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा लोगों को इक्विटी को बिक्री के माध्यम से निजीकरण करना विनिवेश कहलाता है। सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र में निम्न प्रकार से परिवर्तन होती है। एक तो सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंध से बाहर हो जाना सरकार का। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। तो निजीकरण के संबंध में गलत क्या है इसमें? निजीकरण के ऑप्शन बी, टाइपिंग मिस्टेक है। निजीकरण के अंतर्गत सरकार का सरकारी उपक्रमों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। आंशिक नियंत्रण जरूर होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व या प्रबंध का त्याग कर दिया जाता है और निजी स्तर पर संचालन को उनको अनुमति प्रदान कर दी जाती है, वह निजीकरण कहलाता है। या जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा लोगों की इक्विटी को बिक्री के माध्यम से निजीकरण करना विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन इसमें बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो विदेशी विनिमय संबंधित कानून है, विदेशी मुद्रा से संबंधित जो कानून है, उनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा, दो कानून हैं। पहले कौन सा कानून था वो खत्म हो गया, देखिए एक बार। विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा 1973 से लागू किया गया था, जो अत्यधिक कठोर कानून था। 31 मई 2002 से यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इसके अंतर्गत किसी के विरुद्ध मुकदमा प्रारंभ नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 2000 फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया तथा इसने फेरा का स्थान लिया। इस कानून के अंतर्गत कानून के उल्लंघनकर्ता को केवल मौद्रिक दंड दिया जा सकेगा, जो संबंध राशि का अधिकतम 3 गुना होगा। सी, फेमा के अंतर्गत दोष सिद्ध का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी का होगा, जबकि फेरा के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति का होता था। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है या सभी सही है वो बताइए। तो इसके अंतर्गत सभी कथन सही है। ऑप्शन 4 देखिए, जब फेरा बना, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा 1973 से लागू किया गया, जो अत्यधिक कठोर कानून था। इसमें सजा का प्रावधान भी था, लेकिन 31 मई 2002 से यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और अब इसके अंतर्गत किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती या मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा जो 2000 में लागू किया गया, 1 जून 2000 से ये लागू किया गया फेरा के स्थान पर। लेकिन जो फेरा में जो केस चल रहे थे उनको 31 मई 2002 तक जो निर्णय हो गया और उसके बाद वो सब केस बंद कर दिए गए। और 2000 से जो नए केस लागू हुए 1 जून 2000 से, उनको फेमा के अंतर्गत लिया गया। तो इसके अंतर्गत केवल और केवल मौद्रिक दंड का प्रावधान रखा गया, जो राशि है उससे अधिकतम 3 गुना होगा। फेमा के अंतर्गत क्या कर दिया गया, दोष सिद्ध करने का, अगर कोई फ्रॉड करके बकता है या जो भी करता है तो उसके दोष सिद्ध करने का प्रवर्तन एजेंसी का होगा। फेरा के अंतर्गत क्या था, ये चीजें कि मैं निर्दोष हूं व्यक्ति को ही करना पड़ता था। देखिए आगे, वर्तमान में भारत में विदेशी प्रत्येक निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाता है ब्राउनफील्ड एफडीआई बोला जाता है, कहा जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से किसी नई कंपनी, इकाई अथवा अवसंरचना का विकास किया जाता है उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। अरविंद मायाराम समिति का गठन मार्च 2013 में किया गया था, जिसका उद्देश्य एफडीआई और एफआईआई को परिभाषित करना था, जिसके अनुसार किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 10% या उससे अधिक पूंजी का निवेश एफडीआई माना जाता है। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 10% से कम पूंजी का निवेश एफआईआई माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य ही है अपने को पता करना है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। जो कंपनियां, देखिए दोनों ऑप्शन सही है, 3 ए और दोनों। अब एक बार समझिए ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड क्या है। तो ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाता है वो क्या कहलाता है, ब्राउनफील्ड एफडीआई। और ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से किसी नई कंपनी की इकाई अथवा अवसंरचना का विकास किया जाता है उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। और अगर 10% या उससे अधिक विदेशी निवेश किया जाता है, पूंजी का निवेश किया जाता है, तो वो एफडीआई माना जाता है। और अगर 10% से कम पूंजी का निवेश किया जाता है तो वो एफआईआई माना जाता है। ये अरविंद मायाराम समिति ने बताया था। एक स्तर तक बचत प्रत्येक परिवार तथा देश के लिए लाभदायक है। भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक बचत के लिए जिम्मेदार है? तो सबसे अत्यधिक बचत घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसे कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार तथा वक्र की ढलान क्षैतिज सरल रेखा AR बराबर MR होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। फर्मों को प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है और कीमत एक समान होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है, ऑप्शन सी गलत है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ का प्राप्त करना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होगा, वक्र की ढलान क्षैतिज सरल रेखा बनेगी AR बराबर MR। और फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, मतलब फर्म आ भी सकती है नई फर्म और जब चाहे जब जा भी सकती है, और कीमत एक समान होती है। तो ऑप्शन इसमें सी गलत है, सॉरी ए बी और डी राइट है, सी गलत है। तो देखो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, यहाँ पे क्या है, अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। एकाधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए एकाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, मतलब उस वस्तु की कोई डुप्लीकेट वस्तु या उसकी जैसी वस्तु नहीं होती है। एकाधिकार बाजार में नए फर्मों को प्रवेश पाने पर कानूनी, तकनीकी अथवा प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता और कीमत विभेद भी नहीं कर सकता। फर्म का मांग वक्र अपेक्षाकृत कम लोचदार तथा मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ कम लोचदार होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। एकाधिकार बाजार है यार, उसमें एक ही विक्रेता उत्पादक होता है
और निकट स्थानापन्न वस्तु का है नहीं, मतलब उससे संबंधित वस्तु मिलेगी नहीं, तो वह कीमत पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो गया ना, और वो कीमत विभेद भी कर देगा। अगर दूसरी फर्म इसमें आना चाहती है एकाधिकार बाजार में, तो उसे अनेक प्रकार की कानूनी, तकनीकी, प्राकृतिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में क्या होता है, फर्म का मांग वक्र अपेक्षाकृत कम लोचदार तथा मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ कम लोचदार होता है। तो इसमें ऑप्शन सी, कीमत पर एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वो कीमत विभेद भी कर सकता है, जैसे भारतीय रेलवे। अब भारतीय रेलवे का कोई निकट स्थानापन्न है नहीं ना, तो एकाधिकार भारतीय रेलवे को एकाधिकार बोला जाएगा। वो जब चाहे जब किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं, कीमत विभेद कर सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति तथा निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और प्रतियोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वितरण और धन का विनिमय का नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक कार्य अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम आया है तो इसके अंतर्गत सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वेतन और धन का विनिमय का नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, ये गलत है। सरकार के हाथ में इनमें नियंत्रण नहीं होता है, निजी हाथों में इसका नियंत्रण होता है। तो एक बार देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित इसमें प्रतियोगिता पर अधिक बल दिया जाता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बोला जाता है। संचालन निजी हाथों में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व नहीं पाए जाते। तो देखिए आप ऑप्शन कौन सा इसमें गलत है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, ये गलत है। अधिकतम लाभ कमाना नहीं होता है, वो तो समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों उत्पादन दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व नहीं पाए जाते। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक कल्याण करना होता है। केवल ए गलत है, इसमें ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार का वह स्वरूप जिसमें कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाजार का वह स्वरूप जिसमें कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखती हैं तथा वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन एवं बाजार के संबंध में एक प्रमुख द्वारा दिए गए निर्णय अन्य फर्मों पर भी व्यापक प्रभाव डालते हैं, को किस नाम से जाना जाता है। देखो, बाजार में जो बड़ी फर्में होती है वो छोटी फर्मों को निर्देश देती है और उन्हीं के अनुसार वो चलती है। छोटी फर्में, जो बड़ी फर्म जो निर्णय कर लेगी वो छोटी फर्मों को मानना ही पड़ता है। तो उसे क्या बोला जाता है, अल्पाधिकार। क्या बोला जाता है उस बाजार को, अल्पाधिकार। ऑप्शन ए। एक बार क्वेश्चन देखिए, बाजार का वो स्वरूप जिसमें कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखती हैं,
तथा वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन एवं बाजार के संबंध में एक प्रमुख द्वारा दिए गए, मतलब जो प्रमुख कंपनी है उसके द्वारा दिए गए निर्णय अन्य फर्मों पर भी व्यापक प्रभाव डालते हैं को अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। वो बाजार का स्वरूप अल्पाधिकार कहलाता है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक मंच का सदस्य भारत है? निम्नलिखित में से किस आर्थिक मंच का सदस्य भारत है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक। तो ओपेक का भी नहीं है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन इसका भी नहीं है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय इसका भी नहीं है, और डी ऑप्शन एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक इसका भी नहीं है। ऑप्शन सी राइट है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के औपचारिक नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा AAA रेटिंग प्रदान की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष भारत के केवी कामत को बनाया गया है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? तो दोनों सही हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के औपचारिक नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा AAA रेटिंग प्रदान की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष भारत के हैं केवी कामत, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थापित किया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिक्स देश बैंक का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स बैंक का सदस्य कौन सा नहीं है? चीन, भारत, इंडोनेशिया और रूस। तो ब्रिक्स बैंक का सदस्य इंडोनेशिया नहीं है। ब्रिक्स बैंक का सदस्य कौन है? साउथ अफ्रीका और ब्राजील। चीन, भारत, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वैधाधिकार डुओपोली, द्वैधाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वैधाधिकार अल्पाधिकार सिद्धांत का वह विशेष पक्ष है जिसे केवल दो विक्रेता होते हैं। दोनों विक्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दोनों में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। फिर भी एक ही कीमत और उत्पादन में परिवर्तन से दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी। हो सकता है कि एक विक्रेता ये मान ले कि उसके कार्यों के प्रतिद्वंदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसी स्थिति में वो कीमत पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव को ही लेता है। दूसरी ओर विक्रेता ये मान ले कि प्रतिद्वंदी की कीमत तथा नीति से उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो कीमत पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पर विचार करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। द्वैधाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? केवल दो विक्रेता होते हैं। दोनों विक्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दोनों में किसी प्रकार का आपसी समझौता नहीं होता है, लेकिन फिर भी कीमत और उत्पादन में परिवर्तन दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। एक की कीमत से या एक के उत्पादन से दूसरे की कीमत या उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। किस आधार पर? देखिए, हो सकता है एक विक्रेता ये मान ले कि उसके कार्यों से प्रतिद्वंदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थिति में वो क्या करेगा? कीमत पर अपने प्रत्यक्ष प्रभाव को ही लेता है। तो वो सोचता है कि अपने जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ या जो, तो उस पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कीमत अपनी बढ़ा देगा। दूसरी ओर विक्रेता मान लेता कि प्रतिद्वंदी की कीमत तथा नीति उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो कीमत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों पर प्रभाव पर विचार करता है। फिर वो देखता है कि कीमत बढ़ाए या घटाए। द्वैधाधिकार आपकी इकोनॉमिक्स की बुक से एक बार देखिए, द्वैधाधिकार अल्पाधिकार, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। निम्नलिखित मॉडल में से कौन सा द्वैधाधिकार से संबंधित नहीं है?
अल्पाधिकार, द्विआधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, ये सब इनसे संबंधित, मतलब जैसे 5 हो गए, 5-6 है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाएगा, मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित ही इसमें से पूछे आपके जाएंगे। तो निम्नलिखित मॉडलों में से कौन सा द्विआधिकार से संबंधित नहीं है? तो कुंडो मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल ये भी है, एजवर्थ मॉडल और स्टेकलबर्ग मॉडल, चैम्बरलेन मॉडल, हेयर-टोटलिंग मॉडल, साइमन का मॉडल। तो द्विआधिकार से संबंधित साइमन का मॉडल द्विआधिकार से संबंधित नहीं है। कुंडो मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, एजवर्थ मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, चैम्बरलेन मॉडल, हेयर-टोटलिंग मॉडल द्विआधिकार से संबंधित हैं। देखिए, कपट संधि पूर्ण अल्पाधिकार। कपट संधि पूर्ण अल्पाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यह एक ऐसी स्थिति है, देखिए ध्यान से, अल्पाधिकार से संबंधित है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक विशेष उद्योग में एक से अधिक फर्म में अपने संयुक्त लाभों को अधिकतम करने और आपस में मार्केट को बांटने के उद्देश्य से एक इकाई बनाने के लिए मिलने का निर्णय करती हैं। यह कार्टेल का एक रूप है। यह पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। यह अल्पाधिकार से संबंधित है। तो कपट संधि पूर्ण अल्पाधिकार, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता से संबंध नहीं है, ये अल्पाधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई विशेष उद्योग है, मान लीजिए जैसे गाड़ी बनाने वाली उद्योग है, टाटा मोटर्स हो गया, इनोवा हो गया, टोयोटा हो गया, तो ये अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगी, अपने मार्केट को बांट लेगी, आपस में नीति बनाएगी, मिल जाएंगे और अब अलग अलग अपने अपने अच्छे मार्केट को बांट लेते हैं। ये एक कार्टेल का रूप है, एक कार्टेल का रूप हो जाता है और ये अल्पाधिकार से संबंधित है, पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं, अल्पाधिकार से संबंधित होता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक ये लागू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह योजना D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। यह योजना भारतीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उपलब्धियां राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना और सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव आदि की स्थापना करना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, ये D.R. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित नहीं थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना D.R. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के वर्दी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी वर्दी मॉडल पर आधारित थी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के वर्दी मॉडल को देख रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी वर्दी मॉडल पर आधारित थी। यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित था जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। इस मॉडल के मान्यता के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र तथा पूंजी वस्तु क्षेत्र, और दोनों ही पूर्ण समता के साथ उत्पादन होता है। दोनों के अंतर्गत पूर्ण समता के साथ उत्पादन होता है। ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल डोमर मॉडल का सुधार था। डोमर मॉडल का सुधार था।
तो इसके अंतर्गत ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो सभी सही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वर्दी मॉडल जो था वो बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल था, जिससे विदेशी व्यापार नहीं होता था। इस मॉडल के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र और पूंजी वस्तु क्षेत्र होते थे, और दोनों ही अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन करते थे। महालनोबिस मॉडल, डोमर मॉडल जो था उस पर एक सुधार था। ऑप्शन डी इसमें सभी सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, और रोजगार गारंटी योजना इसी योजना में प्रारंभ की गई। इस योजना में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, एक परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना तथा दूसरी भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा है। ऑप्शन डी सभी कथन इसमें सही हैं। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास लाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। रोजगार गारंटी योजना जो शुरू की गई वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। इसी योजना के अंतर्गत 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तथा इसी योजना के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां जैसे भूमिगत जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा उस मिशन का नाम था, हमने प्राप्त किया इसी योजना के अंतर्गत। तथा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम का लागू किया जाना। तो इसमें ऑप्शन सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोड तथा डोमर की आर्थिक वृद्धि के मॉडल उन्नत देशों के अनुभवों का आधारित हैं। यह प्रमुख रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है। हेरोड तथा डोमर मॉडल दोहरी प्रकृति पर आधारित हैं। पहला निवेश आय का निर्माण करता है तथा दूसरा यह अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड तथा डोमर प्लान पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न संकट को दूर करना था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सभी सही हैं। एक बार और देखिए, हेरोड तथा डोमर की आर्थिक वृद्धि के मॉडल उन्नत देशों के अनुभवों पर आधारित थे। जो विकसित देश है उनके अनुभवों पर आधारित थे, प्रमुख रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। हेरोड तथा डोमर मॉडल दोहरी प्रकृति पर आधारित था। पहला निवेश आय का निर्माण करता है, दूसरा ये अर्थव्यवस्था में के पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। इसी मॉडल का प्रयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किसके लिए? खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए। आप सभी को धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। कोई कमी हो मेरे वीडियो में वो भी आप बताइए, उसको मैं सुधार करूँगा, और आपके लिए EPFO के संबंधित सभी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा।